Hello students, I welcome you in my second chapter video Rights in the Indian Constitution, Political Science. So today we will study this chapter. So rights क्या होता है? Rights होता है, rights एक claims होते हैं जो हमें basic conditions provide करते हैं जिनसे हम अपनी personality को develop कर सकें. क्या होते हैं ये? क्लेम्स होते हैं जिनसे हमें ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एनहांस करती हैं, उसमें मदद करती हैं. तो जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था कि वो कैसे बना, वैसे ही हम राइट्स के भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैग्ना कार्टा. ये था 1215 में. ये कौन लाया था? किंग जॉन लाए थे इंग्लैंड में. इंट्रोडक्शन इन्होंने की इसकी. इन्होंने क्या कहा कि जो सारे लोग हैं वो लॉ के सब्जेक्टेड है इक्वली. ऑल आर इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ. इन्होंने कहा सबको इक्वल राइट्स हैं, सबकी इक्वल जस्टिस है और फेयर ट्रायल है सबका. इन्होंने ये दो बातें रखी. फिर आता है हमारा ग्लोरियस रेजोल्यूशन 1688. यह 1688 में इसमें क्या कहा कि किंग की पावर को रिड्यूस कर दो और एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर को बढ़ा दो. क्या कहा कि किंग की पावर को रिड्यूस करना है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर को बढ़ाना है. और इसमें जो भी रेजोल्यूशन हुआ वो ब्लड शेड के बिना था, मतलब खून खराबे के बिना था, इसलिए इसको चेंजेस विदाउट ब्लड शेड भी कहा जाता है. फिर आता है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. ये था 1787 में बना था. 7 आर्टिकल्स थे इसमें सिर्फ और इसके 22 अमेंडमेंट्स थी. ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, हमें पता है ये. और गारंटी ये क्या करता है? गारंटी करता है रिटर्न राइट्स सबसे पहले. तो जो इसकी सबसे पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई 22 में से, वो थी राइट्स के ऊपर. जो ये 10 राइट्स प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का, इसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. जो इसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो राइट्स के ऊपर हुई थी. फिर आया हमारा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसमें जीन जैक्विस रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता था. उसका जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो किसके ऊपर था? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी. इसमें मेनली हमें 3 चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, लिबर्टी फ्रीडम, इक्वालिटी. फिर आया रशियन रेवोल्यूशन. यह आया 1917 में. तो रशियन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है. और यहाँ से क्या आइडिया आया? सोशलिज्म का. फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, और यहाँ से आया सोशलिज्म का. फिर आई हमारी नेहरू रिपोर्ट, जिसके बारे में भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था. 1928 में आई है. ये ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड इट हैड 11 मेंबर्स. इसने क्या किया? 19 फंडामेंटल राइट्स दिए. 19, हालांकि अब 6 हैं, तब 19 दिए. इसमें क्या क्या था? राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू वोट, जेंडर इक्वालिटी एट्सेट्रा. फिर अब बिल ऑफ राइट्स की डेफिनेशन देखते हैं हम. बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? एक डेमोक्रेसी को हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि जो राइट्स हैं वो हर इंडिविजुअल के पास हैं, और ये गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को रिकग्नाइज करती है, ये बताती है कि कौन से राइट्स हैं. तो वर्ल्ड की बहुत सारी डेमोक्रेसीज में, ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेसी में, ये वाली जो राइट्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है, इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स. अंडरस्टूड? फिर अब हम देखते हैं नीड क्या है राइट्स की. नीड या इम्पोर्टेंस क्या है.
एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं। और क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें हक चाहिए अपना, हमें न्याय भी चाहिए होता है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और क्या होता है कि ये माइनॉरिटीज़ को बचा के रखता है मेजॉरिटी से। अगर माइनॉरिटी को कोई ऑप्रेस करता है या सप्रेस करता है तो उसके पास राइट है कि वो कंप्लेंट कर सकता है उसके अगेंस्ट। और ये क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी चेक लगाता है कि गवर्नमेंट किसी के हक को छीन तो नहीं रही है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस या नीड। तो अब हम देखते हैं कि लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो लीगल राइट्स जो होते हैं वो गारंटीड बाय लॉ होते हैं, उनको लॉ गारंटी करता है। और इसमें अगर कोई चेंज करना हो तो पार्लियामेंट में सिंपल एक लॉ पास कर दिया जाता है और उससे चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली अलग से लिखे गए हैं, तो वो गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 2, अगर उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करनी पड़ती है, हमें कोई चेंज करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा। और ये इसको जुडिशरी प्रोटेक्ट भी करती है। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेस्ड है, ये लीगल राइट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, किसके, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1988 तक 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई जो, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा 7th फंडामेंटल राइट था, उसको लीगल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया और इससे हटा दिया गया। पहले होता था आर्टिकल 31C के अंडर होता था राइट टू प्रॉपर्टी, जबकि अब ये 300A के अंडर है। और हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि हमें पता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो आर्टिकल 12 है वो क्या स्टेट करता है, वो बताता है कि स्टेट का जो मीनिंग क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है। उसकी ड्यूटी क्या है कि उसके लोगों को हक दिलाए, उसके लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे, उनको इंश्योर करे कि सबको राइट्स मिले हैं कि नहीं मिले। आर्टिकल 13 है जो, वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, हमारे हक को छीन रहा है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस लॉ को वो कैंसिल कर सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 4 केस आए, 4 केसेस हमें स्टडी करने हैं इसमें। उसमें से पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक शंकरी प्रसाद थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ उनका एक केस हुआ। उसमें उन्होंने पूछा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा यस किया जा सकता है। यह आया 1951 में। फिर सेकंड केस जो था हमारा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, इसमें भी उन्होंने कह दिया यस, 1957 में आया ये। अब इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जो थर्ड था वो एक प्रॉब्लमेटिक केस था। अब उसमें गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का केस आया, तो सेम क्वेश्चन पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, तो उन्होंने कह दिया नहीं। ये आया 1967 में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि पहले 2 केस आए थे उसमें तो यस कह दिया, अब नो कह दिया। तो फिर एक फोर्थ केस हुआ, केशवानंदा भारती वर्सेस इंडियन यूनियन। तो उसमें ये रिज़ल्ट आया कि हाँ उसे अमेंड किया जा सकता है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता।
तो ये 4 केसेस हमने स्टडी किए। इससे पहले हमने आर्टिकल 12 और 13 स्टडी किया। आज हमने नीड और इम्पोर्टेंस को स्टडी किया, डिफरेंशिएट किया हमने लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, राइट्स का मीनिंग देखा। ये था हमारा पार्ट 1। आगे का हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।